नमस्कार, पेश है आज का तेज तर्रार समाचार बुलेटिन। 8 मिनट में दुनिया हाजिर। आज के विशेष समाचार हैं: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान जाएंगे, सऊदी अरब से क्षमा मांगने जाएंगे पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष, भारत सीमा विवाद को और जटिल करने से बचे, कहा चीन ने, अशोक गहलोत ने कहा कि यह माफ करने का समय है, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का अचानक निधन, जावेद मियांदाद ने कहा कि इमरान खुद को अल्लाह समझने लगे, कमला हैरिस के चयन की अमेरिकी मीडिया में तारीफ, संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर, सिंगापुर जाएंगे, बेंगलुरु के दंगों में 3 मरे और दंगाइयों की संपत्ति बेची जाएगी। इनके अलावा और भी कई बड़े समाचार हैं, आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। लद्दाख सीमा पर जारी गतिरोध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्दी ही पाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों में सैन्य और व्यापार के क्षेत्र में कई बड़े समझौते होने की संभावना है। अपनी यात्रा के दौरान जिनपिंग इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन की सालाना उच्च स्तरीय रणनीतिक परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग की यह दूसरी पाकिस्तान यात्रा होगी। इससे पहले वे 2015 में इस्लामाबाद का दौरा कर चुके हैं। जिनपिंग का पाकिस्तान दौरा पहले जून महीने में निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण उसे रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयानों से भड़के सऊदी अरब को मनाने के लिए अब पाकिस्तानी थल सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा रियाद का दौरा करने वाले हैं। बाजवा की यात्रा के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोनों देशों में तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि सऊदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ $6.2 अरब के वित्तीय सौदे को रद्द कर दिया है और उधार में तेल तथा गैस देने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष ने सोमवार को इस्लामाबाद में सऊदी अरब के राजदूत एडमिरल नवाफ बिन सईद अल मलिकी से मुलाकात भी की थी। पाकिस्तान में भी कुरैशी के बयान की निंदा की जा रही है, जो कश्मीर से जुड़ा हुआ था। चीन ने कल उम्मीद जताई कि भारत सीमा विवाद के मुद्दे को ज्यादा जटिल नहीं करेगा। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कल देर रात एक ट्वीट करके उम्मीद जताई कि भारत और चीन इस मुद्दे को लेकर फिर से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि चीन को उम्मीद है कि भारत की ओर से ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे सीमा पर स्थिति और कठिन हो। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ विकास के लिए अनुकूल हालात बन सकेंगे। चीन की ओर से यह बयान उन खबरों पर आया है जिनमें कहा गया है कि भारत चीन के बीच टकराव लंबे समय तक चलेगा। सचिन पायलट की वापसी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि अब माफ करने और भूल जाने का समय है। उन्होंने सचिन पायलट के लिए निकम्मा शब्द प्रयोग करने पर खेद जताया। श्री गहलोत ने कहा कि जो विधायक हमसे दूर चले गए थे वे वापस आ गए हैं। अब हम सभी मिलकर सारे गिले शिकवे दूर करके साथ काम करेंगे। पायलट गुट की वापसी पर कुछ विधायकों की नाराजगी पर गहलोत ने कहा कि उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। सभी विधायकों को मैंने समझाया है कि राजनीति में कई बार बातों को सहन भी करना पड़ता है। सभी ने मेरी बात मानते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार करदाताओं के लिए आज ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट यानी पारदर्शी कराधान ईमानदारों का सम्मान नामक योजना की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इससे कर व्यवस्था में सुधार करने और इसे आसान बनाने के हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। ऐसे ईमानदार करदाताओं को लाभ मिलेगा जिनकी कड़ी मेहनत से देश की प्रगति को ताकत मिलती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना के केंद्र में निजी करदाता होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी का कल अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बुधवार की शाम को एक टीवी बहस में हिस्सा लेने के बाद उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि कांग्रेस का बब्बर शेर चला गया। राजीव त्यागी अपने कांग्रेस प्रेम और संघर्ष की प्रेरणा के रूप में हमेशा याद रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी राजीव त्यागी के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने प्रधानमंत्री इमरान खान के कामकाज पर गहरी निराशा जाहिर की है और कहा है कि अब मैं उन्हें सियासत सिखाऊंगा। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व कप्तान ने अपने YouTube चैनल पर इमरान खान पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इमरान खान को देश का प्रधानमंत्री बनाने में मदद की, लेकिन वे रास्ता भटक गए हैं और अपने देश को धोखा दे रहे हैं। वे अल्लाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जो मुल्क के लिए गलत होगा उसे मैं गलत कहूंगा। अमेरिका में मुख्यधारा के मीडिया ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को ऐतिहासिक करार दिया है।
मीडिया ने इस फैसले का कुछ उसी तरह स्वागत किया जैसा बराक ओबामा को 2008 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर किया गया था। हैरिस के पिता अफ्रीकी और मां भारतीय हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने उन्हें अपना साथी या रनिंग मेट चुना है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई अश्वेत महिला देश की किसी बड़ी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रक्रिया की है कि कमला हैरिस तो जो बाइडेन की आलोचक रही हैं, उनको उम्मीदवार बनाने पर उन्हें आश्चर्य हुआ है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर होने की खबर मिली है। 8 अगस्त को संजय दत्त छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। हालांकि 2 दिन बाद उन्हें छुट्टी मिल गई थी और उनका कोरोना वायरस का परीक्षण निगेटिव आया था। घर लौटने के बाद संजय दत्त ने ट्वीट करके काम से ब्रेक लेने की बात कही। उन्होंने कहा, दोस्तों, इस इलाज के लिए मैं छोटा अंतराल ले रहा हूं। मेरे दोस्त और परिवार के लोग मेरे साथ हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे चाहने वाले परेशान न हो तथा बेकार की अटकलबाजी भी न करें। आप लोगों के प्यार और दुआओं के साथ मैं जल्दी ही लौटूंगा। कहा जा रहा है कि संजय दत्त इलाज के लिए अमेरिका या सिंगापुर जा सकते हैं। उनका कैंसर तीसरे या चौथे चरण का बताया जा रहा है। याद रहे, उनकी मां नरगिस दत्त, पहली पत्नी ऋचा शर्मा और वर्तमान पत्नी मान्यता को भी कैंसर था। बेंगलुरु में फेसबुक पर एक समुदाय के खिलाफ की गई टिप्पणी की प्रतिक्रिया में मंगलवार की रात को दंगे भड़क उठे। सैकड़ों हथियारबंद लोगों ने इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया तथा एक पुलिस थाने में भारी तोड़फोड़ की। हिंसा में सैकड़ों लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने दंगा रोकने के लिए गोली चलाई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अब गृह मंत्री BS बोम्मई ने कहा है कि दंगाइयों की संपत्ति बेचकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। पुलिस ने 140 से ज्यादा लोगों को आगजनी, पथराव और पुलिस पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया है। खबर है कि दंगों के पीछे पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन का हाथ हो सकता है। उच्चतम न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई के साथ साथ परीक्षण के आधार पर प्रत्यक्ष सुनवाई का फैसला भी किया गया है। अगले 2 हफ्ते में सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई के लिए ये व्यवस्था लागू हो सकती है। पता चला है कि ये व्यवस्था हाइब्रिड यानी मिश्रित होगी, जिसमें लंबे समय से अटके मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए जरूरी सावधानी के साथ 3 अदालतें खोली जाएंगी, लेकिन नए मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की समिति, जिसमें न्यायमूर्ति NV रमना, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति RF नरीमन, न्यायमूर्ति UU ललित, न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव शामिल हैं। उन्होंने पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ में बातचीत की, उनसे सलाह ली। साथ ही बार काउंसिल के पदाधिकारियों मनन कुमार मिश्रा, दुष्यंत दवे और S जाधव से भी इस बारे में बातचीत की गई। इसके बाद ही न्यायालय की प्रत्यक्ष सुनवाई की सिफारिश की गई है। दोस्तों, ये था आज का तेज तर्रार समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार, न इधर न उधर, सीधे खबर। नियमित रूप से इस वैकल्पिक समाचार बुलेटिन को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।